आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के दूसरे पाठ फसलों के त्योहार का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहले पाठ को पढ़ा जाएगा, उसके बाद पाठ का सरल भाषा में अर्थ समझेंगे और फिर लिखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का 1 या 2 पैराग्राफ का इमला या सुलेख लिखेंगे, फिर उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्द अर्थ, फिर विलोम शब्द और अंत में पुस्तक में आए हुए प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए पाठ को पढ़ते हुए उसका सरल भाषा में अर्थ भी जान लेते हैं। पाठ का नाम है फसलों के त्योहार, अर्थात वे त्योहार जो फसलों के कटने या बोने पर मनाए जाते हैं। आइए इस पाठ का अर्थ समझते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है, अर्थात अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते रहते हैं। कब? मौसम कौन सा होता है? वो जनवरी का। जनवरी के मौसम में ऐसा होता है। कहाँ? तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। और खिचड़ी का क्योंकि जो है पर्व आ रहा है तो धूप में थोड़ी बहुत गर्माहट होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर को सूरज का इंतजार में हम आस लगाए बैठे रहे। पूरे दिन चले जा रहा है पर धूप नहीं आ रही है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, 10 दिन से सूरज नहीं आ रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बादल लगे हुए थे या धूप नहीं आ रही थी। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, क्या होता है चापाकल मतलब हैंडपंप के चलने की आवाज़ आ रही थी और कभी उससे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। हाँक लगाना मतलब जोर से बोलना, किसी को आवाज़ लगाना। क्या आवाज़ आ रही थी? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। जाओ भाग के देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। आज ई लोग के उठे के नईखे का, इसका मतलब हुआ कि आज ये लोग नहीं उठेंगे क्या? बोल जल्दी तैयार होकर, बोलो जल्दी तैयार होने के लिए। अब तो उठने में ही भलाई है। अब क्या है? उठना ही पड़ेगा, उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माण लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माण लगी मतलब जैसे चावल का माड़ होता है, उसको धोती में लगा देते हैं तो वो धोती क्या होती है? सिलवटें कम पड़ती है और प्लेन हो जाती है। और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। क्या कहा पापा ने? कि खिचड़ी के पर्व में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी थी कि पूरा शरीर कपकपा जा रहा है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब मचान या खाट कह सकते हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल कैसे लग रहे हैं दादी के? सेमल की जो सफ़ेद रुई होती है वैसे जैसे लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी ऐसी लग रही हैं कि बिल्कुल सफ़ेद हों, जैसे कि धुली धुली जैसी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, क्या क्या रखा हुआ है? जिस पर तिल रखा है, मिठा मतलब गुड़ रखा है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अलग अलग से ढेर बना रखे हैं इस पर केले के पत्तों के ऊपर से। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। आज कौन फंस गई है? अप्पी दीदिया मतलब उसकी बड़ी बहन बुरी फंस गई है। क्यों फंस गई है? उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है
और न ही खिचड़ी। उनको चूड़ा दही भी पसंद नहीं है और खिचड़ी भी पसंद नहीं है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। आज जैसी फरमाइश करोगे वैसा तो नहीं मिलेगा, जो चीज़ बनी हुई है उन्हें खाना पड़े। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, क्योंकि आज खिचड़ी का पर्व है, इससे उन्हें दोनों चीज़ें खानी पड़ेंगी। क्या क्या? चूड़ा दही और खिचड़ी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने क्या किया? गया से आए हुए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जिसमें कि तिल, गुड़ और चीनी मिली हुई है तो उसको तिलकुट कहा जाता है। उसको बड़े चाव से खाया। और खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी। जो लेखिका है वो क्या सोच रही थी कि यह खिचड़ी कितनी अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। जो आज वो लोग मना रहे थे वो खिचड़ी कितनी अलग है। किस खिचड़ी से अलग है वो? जो कि स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। क्या? छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। लेखिका कह रही है ये शब्द, सारे शब्द। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, कौन कौन लोग? थोड़ी दूर पर वो लोग तो पतंग उड़ाते थे। और कौन लोग क्या क्या काम करते थे थोड़ी दूर पर? गुरुजी मतलब उनके अध्यापक, और विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब मिलकर क्या करते थे? ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने की नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। चाहे ढंग कैसा ही भी हो, कह रही है लेखिका, लेकिन त्यौहार तो हर एक खुशियों का ही होता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी माह के बीच में 15-16 तारीख के बाद या उसके आसपास पर भारत के लगभग सभी राज्यों में, प्रांत मतलब राज्यों में, फसलों से जुड़ा हुआ कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। कोई तो लोग तो इसलिए खुश होते हैं कि हमारी फसलें तैयार हो गई हैं, बड़ी अच्छी फसल हुई है। और कुछ लोग इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि अब पाला, जो ओस पड़ जाती है, पाला पड़ जाता है, कोहरा पड़ता है, वो ज़रा कम हो जाएगा। सूरज की गर्मी पड़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी और जो फसलें अभी पकी नहीं है, जो बोई हुई हैं, वो क्या होंगी? तेज़ी से बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि पाला कम हो जाएगा, ओस कम पड़ेगी या कोहरा कम पड़ेगा। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। सब लोग अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, कौन कौन से राज्यों में क्या किस किस नाम से मनाया जाता है यह त्यौहार? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में यह किस नाम से मनाया जाता है? मकर संक्रांति या तिल संक्रांति भी कहते हैं इसे। और असम में इसे बिहू कहते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। और सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। ये सभी क्या हैं? पर्व या त्यौहार के हैं, खेती से जुड़े हुए या फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इन्हें कब मनाया जाता है? जनवरी शुरुआत से और अप्रैल के मध्य तक अलग अलग समय में मनाया जाता है, अलग अलग जगहों पर। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। वहाँ इसे सरहुल कहा जाता है, जो कि बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है झारखंड में। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियाँ, जंगली जातियाँ भी कह सकते हैं या पिछड़ी हुई जातियाँ भी कहा जा सकता है। संथाल लोग, जैसे उनके उदाहरण दिए हुए हैं कि संथाल लोग फरवरी और मार्च के बीच में मनाते हैं इसको। तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति देवी की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से किस चीज़ की पूजा होती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। साल एक
इमारती लकड़ी होती है जो बहुत मजबूत होती है। इसके दरवाजे या चौखट इत्यादि बनाए जाते हैं। इसमें बता रहे हैं कि उस समय जनवरी फरवरी के समय पर फूल आने लग जाते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, इन सब में ये त्यौहार मनाया जाता है। कैसे होते हैं वो गांव? लिपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। बड़े अच्छे के लिपाई करके, जैसे जो है मिट्टी और गोबर से लिपाई करते हैं और इसी तरह से बड़े अच्छे सजाए जाते हैं घर। आगे से डिजाइन बनाई जाती है, कोई अल्पना बनाते हैं और फिर वो लोग कैसे डांस करते हैं? कमर में बाहें डाल करके नृत्य करते हैं, मतलब नाच करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और दूसरे दिन कहाँ जाते हैं? वो सबके घरों में जाते हैं नृत्य करते हुए, मतलब नाच करते हुए, और फूलों के पौधे लगाते हैं इस दिन। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। घर घर से लोग क्या मांगते हैं? चंदा मांगते हैं, मतलब दान मांगते हैं। ये वहाँ रिवाज है, प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पर आपको क्या मालूम है कि जैसे वैसे तो चंदे में रुपये पैसे मांगते हैं, लेकिन वहाँ के लोग क्या मांगते हैं? वो लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर खाने पीने और खेलों का दौर शुरू हो जाता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और तीसरे दिन पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा के बाद क्या होता है कि लोग अपने कानों में सरई, मतलब सरकंडे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ये त्यौहार के दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान जिससे चावल निकाला जाता है उसे धान कहा जाता है, उसकी पूजा करते हैं और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की पूजा की जाती है उसको रख दिया जाता है, जिसे आशीर्वादी धान कहते हैं, और इसे अगली फसल में बोया जाता है जब धान बोते हैं उस समय। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में से पोंगल नाम दिया गया है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर ये चीज़ें काट करके घरों में लाई जाती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं, मतलब धूप की गर्मी से उसे पकाते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, हल्दी को शुभ मानते हैं सभी लोग, लगभग भारतवर्ष में शुभ मानते हैं हल्दी को। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, कौन से दूध में? जो मटके में रखा है, जिसमें चावल आदि भी डाला गया है, उसमें उफान आता है, मतलब उबाल आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, और जो उसके अंदर दूध और चावल डाला गया है मटके के अंदर वो बाहर निकलने लगता है, तो लोग क्या कहने लग जाते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। जबकि गुजरात में क्या होता है? मकर संक्रांति ये दिन लोग पतंगबाजी करते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें, मतलब हर एक आकार की, कोई चिड़िया की बना देता है, कोई कौवे की जैसी, अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। प्रत्येक गुजराती, गुजरात में रहने वाले को गुजराती कहते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। चाहे वो कोई भी हो गुजरात में रहने वाला, वह हर कोई पतंग उड़ाता है। इस दिन हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है, मतलब इतनी पतंगें होती हैं कि सूर्य दिखता ही नहीं है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में इस दिन को क्या कहा जाता है? घुघुतिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। कैसे आकार दिए जाते हैं? जैसे डमरू का, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और इन पकवानों को जब बना लिया जाता है, तल दिया जाता है तेल में, तो फिर उनको एक माला या एक तागे के अंदर पिरोया जाता है। माला के बीच में क्या क्या डाला जाता है? संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गंडेरी मतलब एक छोटे सा टुकड़ा गन्ने का। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं इस दिन कि उन्हें माला बनाने के लिए मिल रही है। किस चीज़ की? घुघते की माला। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। यह माला कब दी जाती है बच्चों को? सुबह, अगले दिन सुबह दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पक्षी पहाड़ों से गर्मी की ओर को चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए, उन पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। उन पकवानों को एक एक टुकड़ा करके तोड़ते जाते हैं और पक्षियों को खिलाते जाते हैं। जो पक्षियों को बुलाते हैं और उनको खिलाते जाते हैं। और क्या कहते हैं? गाना गाते हैं। कौन सा वाला? कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मौके दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मौके दे जा सोने की छुरी। इसमें कहते हैं कि कौवा आजा घुघुत, तुम भी आ जाओ, और ले कौवा तुम बड़ खाओ, बड़ी को खाओ। बड़ी बनाई जाती है जो मांस की बनाई जाती है। मौके दे जा सोने का घड़ो, मुझे सोने का घड़ा दे जा और तुम बड़ा खा जा। खा ले पूरी, पूरी भी खा जा, और मुझे क्या दे के जा? सोने की छुरी, मुझे सोने की छुरी दे के जा। इसके साथ ही जिस जिस चीज़ की उनको कामना होती है वह मांगा जाता है, वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, कितने अलग अलग तरीके हैं मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं पर क्या होता है? कहीं पर दूध और चावल गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हरिद्वार में इस दिन मेला लग जाता है पानी में नहाने का, बिल्कुल ठंडा पानी। जनवरी का महीना 14-15 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और फिर भी लोग नहाते हैं। ऐसे में बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन स्नान करना। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इतनी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आदमी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, अब इसको लेखिका को याद आया है तिल से, कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। इस दिन क्या किया जाता है? पानी में तिल डाल के स्नान भी किया जाता है। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल को दान भी करा जाता है और आग में तिल डाल करके उसको तापा भी जाता है। तिल के पकवान बनाना, तिल के लड्डू इत्यादि पकवान भी बनाए जाते हैं, विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? अब लेखिका पूछ रही है कि आपके इलाके या घरों में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। लेखिका कह रही है कि आपके इलाके में यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है और इसका नाम क्या है। खिचड़ी कहते हैं आपके इधर को, या पोंगल कहते हैं, या मकर संक्रांति, या कुछ और भी कहा जाता होगा, उसका भी नाम बताओ कह रही है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, या आप लोग जो सुन रहे हैं इसको, कि क्या वो लोग इस फसलों से जुड़े हुए इस समय पर जनवरी से मार्च अप्रैल के बीच में कोई और त्यौहार भी मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी विविधता में एकता है कि कहा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो उसके हिसाब से लोग अलग अलग त्योहार भी मनाते हैं। इस प्रकार यह पाठ का सरल भाषा में अर्थ पूर्ण हुआ। आइए अब
लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ का इमला या सुलेख लिखा जाएगा। इसके लिए एक कोने में दिनांक, ऊपर से पाठ 2 फसलों के त्योहार हेडिंग डाल करके, फिर 1 या 2 पैराग्राफ का, चाहे वो शुरुआत का हो या बीच का हो या अंतिम पैराग्राफ हो, उनका इमला या सुलेख लिखने के लिए दिया जाएगा। सुलेख लिखने के बाद पाठ में आए हुए कठिन शब्द या नए शब्दों को लिखा जाएगा। पहला शब्द है त्योहार, अगला बोरसी, फिर उसके बाद हिम्मत, चापाकल, दीदिया, फरमाइशी, तिलकुट, खिचड़ी, झिलमिट, सुस्ताने, खुशियों, पैदावार, संक्रांति, लोहड़ी, झारखंड, प्रकृति, जनजातियाँ, आशीर्वादी और तमिलनाडु। कठिन शब्द लिखने के बाद इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। पहला शब्द है केरा, जिसका अर्थ होता है केला। फिर उसके बाद आयल का अर्थ होता है आया। अगला शब्द चकाचक का अर्थ होता है चमचमाता। अगला शब्द कतार का अर्थ होता है पंक्ति। अगला शब्द सुस्ताना का अर्थ होता है आराम करना। अगला शब्द प्रथा का अर्थ होता है रिवाज। अगला शब्द कामना का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। अगला शब्द विशेष का अर्थ होता है खास। अगला शब्द प्रांत का अर्थ होता है राज्य। अगला शब्द है नृत्य, जिसका अर्थ होता है नाच। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिख लेते हैं। विलोम मतलब उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। शब्द है दिन, जिसका विलोम होता है रात। आगे का विलोम पीछे। आज का विलोम कल। सफ़ेद का विलोम काला। छोटी का विलोम बड़ी। धूप का विलोम छाँव या छाया। आशीर्वाद का विलोम श्राप। और लास्ट शब्द है सुबह, जिसका विलोम होता है शाम। अब अंत में पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों को हल कर लेते हैं। पहला बिंदु है मौसम का अंदाज। प्रश्न लिखा है इसमें, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? इसका उत्तर हो जाएगा कि यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी के माह में आता है। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो अगर ऐसा होगा तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और सूरज से मिलने वाली गर्मी नहीं मिलेगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, और जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती और उतरती स्थिति से लगा लेते हैं, और रात के समय पे वे तारों की स्थिति से इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि कितना समय हुआ होगा। अगला है तुम्हारी जुबान। इसमें क है, आज ई लोग के उठे के नईखे का। इसका उत्तर हो जाएगा कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। और अगला है प्रश्न ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। इसका उत्तर सभी अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कुमाऊनी में लिखेगा, कोई जौनसारी में, अलग अलग भाषा में लिखेगा। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा कि जाओ भाग कर देखो केले के पत्ते आए या नहीं। अब है भारत तेरे रंग अनेक। प्रश्न है, प्रश्न 1, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण दे और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। क्या क्या है बिंदु? भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कला, नया वर्ष और लोक संगीत। इस पर
बच्चों की टोली अध्यापक लोग बना सकते हैं, जो कि इन बिंदुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कुछ हेल्प के लिए मैं उत्तर दे रहा हूँ कि जैसे भारत भाषा है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उनकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, उड़िया, नेपाली आदि आदि। और कपड़ों में महिलाओं के द्वारा साड़ी, सूट, लहंगा इत्यादि पहना जाता है और पुरुषों के द्वारा धोती, कुर्ता, पजामा इत्यादि पहना जाता है। और नए वर्ष हेडिंग में क्या आ जाएगा? हर जगह पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं नए वर्ष में। जैसे पंजाब में बैसाखी, आंध्र प्रदेश में उगादि, केरल में विशु और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। और भोजन में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग पकवान बनते हैं। जैसे पंजाब में है मक्के की रोटी और सरसों का साग, दक्षिण भारत में डोसा, सांभर, गुजरात में खाखरा, ढोकला। लोक कला के अंतर्गत मधुबनी की पेंटिंग और गौंड कला, कलमकारी इत्यादि इत्यादि। और लोक संगीत में हर एक जगह का अलग अलग होता है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, पूरब और पश्चिम सब जगह अलग अलग लोक संगीत होता है। जैसे बिहू के गीत, गरबा, डांडिया इत्यादि इत्यादि। और अब अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इसका उत्तर बच्चों को खुद लिखना होगा कि उनकी दिनचर्या क्या होती है और उनका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग त्यौहार होगा और उनका मनाने का ढंग भी अलग अलग होगा। अब है अन्न के बारे में। प्रश्न क, फसलों के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तिल क्या है? एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग सभी रूपों में होता है, बीज और तेल दोनों रूपों में किया जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न ख, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तेल तिल से निकाला जाता है और तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, बादाम, नारियल, आंवला, सूरजमुखी आदि के फूलों के बीज से भी तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के लिए क्या किया जाता है? पहले बीजों को एकत्रित करके उनको साफ करके सुखा करके फिर मशीनों में डाला जाता है और मशीनों में इन्हें तेल की पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है। फिर इसको छान करके डिब्बों में भर लिया जाता है। अब है एक्टिविटी, जिसको कि बच्चे स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस एक्टिविटी को भी यहाँ पर को बताया जाएगा तो इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार यह पार्ट 2 फसलों के त्यौहार पूर्ण हुआ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।